दोस्तों नमस्कार। और बताइए क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआ से मैं भी अच्छा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए अब पूछे हुए प्रश्नों को देखते हैं। कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है? सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है? अणु शब्द आप जानते हो। अणु शब्द जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं सह संयोजक यौगिक के लिए। सह संयोजक यौगिक के लिए, कोवलेंट कंपाउंड के लिए। अणु के स्थान पर हम लोग सूत्र इकाई शब्द का इस्तेमाल करते हैं आयनिक यौगिक के लिए। आयनिक यौगिक के लिए हम लोग सूत्र इकाई शब्द का इस्तेमाल करते हैं अणु के स्थान पर। जैसे कि जल का अणु हम बोलते हैं, ग्लूकोज का अणु हम बोलते हैं। तो अणु शब्द का इस्तेमाल हम लोग करते हैं सह संयोजक यौगिक के लिए। इसके स्थान पर सूत्र इकाई का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सूत्र इकाई शब्द का इस्तेमाल करते हैं आयनिक यौगिक के लिए। मान लीजिए यौगिक सह संयोजक है तो हम आणविक द्रव्यमान बोलेंगे, लेकिन मान लीजिए कि अगर आयनिक यौगिक है तो उसके द्रव्यमान को हम लोग आणविक द्रव्यमान नहीं बोलेंगे, सूत्र इकाई द्रव्यमान बोलेंगे। ठीक है, सूत्र इकाई द्रव्यमान बोलेंगे, फॉर्मूला यूनिट मास बोलेंगे। समझे आप? फॉर्मूला यूनिट मास बोलेंगे। तो फॉर्मूला यूनिट मास कभी भी आ जाए तो डरना नहीं है। आणविक द्रव्यमान जैसे हम लोग सह संयोजक यौगिक में निकालते हैं, वैसे ही आपको फॉर्मूला यूनिट मास हमें यहाँ पर निकालना होता है। निकालने का तरीका वही है जैसा कि आप आणविक द्रव्यमान निकालते हो, मॉलिक्यूलर मास निकालते हो। कैल्शियम का एटॉमिक मास जो है 40 U होता है। क्लोरीन का 35.5 होता है। यहाँ पर क्लोरीन के 2 एटम्स हैं तो 2 इंटू में 35.5 हो जाएगा। इसको हम जोड़ेंगे तो 111 U आएगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पूर्णतया विभेदित जीव द्वारा अपने शरीर के अंगों से नए जीवों को जन्म देने की क्षमता क्या कहलाती है? तो अपने शरीर के अंगों से नए जीवों को जन्म देने की क्षमता जो है पुनर्जनन कहलाती है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे जो है प्रकार है अलैंगिक जनन के। ये सारे के सारे प्रकार किसके हैं? अलैंगिक जनन के हैं। पुनर्जनन मैं आपको बता ही चुका हूं पहले भी, प्लेनेरिया और हाइड्रा। वैसे हाइड्रा जो है मुंहपलन द्वारा भी जनन करता है। और आप यहां पर याद रखेंगे ईस्ट यानी कि खमीर। खंडन जैसे कि द्विविखंडन, बहुविखंडन, राइट। तो खंडन को मैं यहां पर फिजन मानकर चलता हूं। फिजन तो ये अमीबा में होता है। और उसके बाद बोल सकते हो आप पैरामीशियम में भी होता है। ठीक है, पैरामीशियम में भी होता है। उसके बाद यूग्लिना भी आप याद रख सकते हो। उसके बाद जो है आप यहां पर याद रख सकते हो जो आपके प्लाज्मोडियम होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं। तो आपको प्लाज्मोडियम याद रखना है कि बहुविखंडन होता है, अमीबा में द्विविखंडन होता है। पैरामीशियम यूग्लिना आप चाहो तो याद रख सकते हो। याद रखो, मैं कहूंगा आपको पैरामीशियम यूग्लिना में भी और लिशमेनिया में भी, लिशमेनिया जिसके कारण काला जर होता है। ये सारे ऐसे जीव हैं जिनमें फिजन होता है ना, खंडन होता है। प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है, बाकी सारे में जो है द्विविखंडन होता है। इन सारे में जो है द्विविखंडन होता है। इन सारे में द्विविखंडन होता है। यहां विखंडन का मतलब फ्रेगमेंटेशन मैं मानकर चलता हूं, जो कि होता है स्पाइरोगैरा में, जो कि हरा शैवाल है, राइट। तो फिजन 2 प्रकार के होते हैं, खंडन 2 प्रकार के होते हैं, द्विविखंडन और बहुविखंडन। प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन। देखो फिजन को कभी खंडन बोला जाता है, कभी विखंडन बोला जाता है, तो इसलिए मैंने यहां पर इंग्लिश में लिख दिया है। यहां पर फिजन का मतलब खंडन और यहां पर विखंडन का मतलब फ्रेगमेंटेशन। तो बहुविखंडन हुआ प्लाज्मोडियम में बैक्टीरिया है, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, लिशमेनिया है। इन सारे में होता है द्विविखंडन। पुनर्जनन हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी कोशिका मानव शरीर के अंदर कौन सी होती है? सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि न्यूरॉन। हमारे बॉडी के अंदर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन के अंदर। स्मॉलेस्ट सेल सबसे छोटी मैंने लिख दिया ना, स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन के अंदर मैं बात कर रहा हूं। तो शुक्राणु, स्पर्म है ना, शुक्राणु। लार्जेस्ट ह्यूमन के अंदर लार्जेस्ट है एग,
महिलाओं के अंदर जो एग होता है ना, उसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। और लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन सभी अंगों के विकास को उद्दीपित करता है? हमारे बॉडी के अंदर जो है वृद्धि हार्मोन जो कि पीयूष ग्रंथि का हार्मोन है, ये सिक्रीट होता है। पीयूष ग्रंथि द्वारा इसको स्रावित किया जाता है और यही है जो समान रूप से जो हमारी हड्डियों का विकास होता है, मसल का विकास होता है, हमारे ओवरऑल बॉडी का जो विकास होता है वो वृद्धि हार्मोन के कारण होता है ना। विकास को उद्दीपित करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं उनके ग्रोथ को इंड्यूस करता है वृद्धि हार्मोन। पीयूष ग्रंथि का ये हार्मोन है ना, पीयूष ग्रंथि का ये हार्मोन है, पीयूष ग्रंथि का ये हार्मोन है। इंसुलिन और ग्लूकागन ये दोनों हार्मोन किसके हैं? अग्नाशय का है। ये दोनों हार्मोन जो है अग्नाशय का है। इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। आपके ब्लड में मान लीजिए ज्यादा शुगर है तो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा इंसुलिन के द्वारा, और जब जरूरत पड़ेगा तो इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लिया जाएगा ग्लूकागन के द्वारा। तो ये दोनों के दोनों जो हार्मोन है ये अग्नाशय के द्वारा स्रावित किया जाता है। एड्रिनलिन हार्मोन जो है ये एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। पीयूष ग्रंथि संख्या में एक ही है, अग्नाशय संख्या में एक ही है। एड्रिनल ग्लैंड जो है ये जोड़े में पाई जाती है ना, ये जोड़े में पाई जाती है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एड्रिनल ग्लैंड जो है दोनों किडनी के ऊपर है, 2 किडनी है, दोनों किडनी के ऊपर एक एक है। जैसे किडनी जोड़े में है ऐसे ही एड्रिनल ग्लैंड जो है जोड़े में है और इसके हार्मोन को हम लोग एड्रिनलिन बोलते हैं। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। इस गुणधर्म को डैश के नाम से जाना जाता है। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। देखो कार्बन जो है काफी वर्सेटाइल है। कार्बन का आप देखेंगे, कार्बन के यौगिकों को आप देखेंगे तो कार्बन अपने ही जैसे एटम के साथ लंबे लंबे चैन वाले जो है यौगिक कार्बन बना लेता है। आप देखो यहाँ पर ऐसे लीनियर है, कितना लंबा चैन है, ये साइक्लिक है, ये ब्रांच्ड है। तो अपने ही जैसे परमाणुओं के साथ जो है यानी कार्बन परमाणुओं के साथ जो है कार्बन लंबी लंबी चैन वाले जो है यौगिक बना पाता है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बना लेता है। कार्बन के पास ये जो खास गुण है इसे कहा जाता है कैटिनेशन श्रृंखला। डी हमारा राइट आंसर, डी हमारा राइट आंसर। एलोट्रॉप्स किसको बोलते हैं? अपरूप किसे बोलते हैं? जैसे यहां पर देखो ये कार्बन के अपरूप है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, कार्बन नैनोट्यूब है और ग्राफीन है। ये सारे जो आप देख रहे हैं कार्बन के अपरूप है, मतलब इनमें सिर्फ कार्बन के ही एटम्स आपको दिखेंगे। इनमें ये सारे प्योर कार्बन ही है ना, ये प्योर कार्बन ही है, ठीक है। सिर्फ कार्बन के ही एटम्स हैं, सिर्फ कार्बन के ही एटम्स हैं। तो जो अपरूप होता है ना वो एक ही तत्व का अलग अलग रूप होता है, जिनमें एक ही तत्व का अलग अलग रूप होता है जिनमें परमाणुओं की जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग टाइप की होती है, जिससे इनके फिजिकल यानी कि भौतिक गुणधर्म और केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि रासायनिक गुणधर्म अलग अलग हो जाते हैं। अपरूप जो होते हैं वो एक ही तत्व के अलग अलग रूप होते हैं जिनमें परमाणुओं की जो अरेंजमेंट होती है वो अलग अलग होती है, जिसके कारण उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म जो है अलग अलग हो जाते हैं। तो अपरूप का मतलब आपको ऐसे याद रखना है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो सभी जैव निम्नीकरणीय योग्य सामग्री को दर्शाता है। कांच की बोतल है, दूध का पैकेट है। दूध का पैकेट जो है ये अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। देखो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का मतलब हुआ कि जिनका अपघटन सूक्ष्मजीव कर पाते हैं, जिनका अपघटन सूक्ष्मजीव कर पाते हैं, सराग ला करके उनको नष्ट कर देते हैं, उससे हम लोग जैव निम्नीकरणीय पदार्थ बोलते हैं। तो कांच की बोतल, दूध के पैकेट जो होते हैं उनका अपघटन सूक्ष्मजीव नहीं कर पाएंगे, तो ये विकल्प कट जाएगा। यहाँ दवा की बोतल है, दवा की बोतल है, ये भी नहीं हो पाएगा। अंडे के छिलके जो होते हैं जैव निम्नीकरणीय होते हैं। चाय की पत्तियां जैव निम्नीकरणीय है, आलू के छिलके जैव निम्नीकरणीय है। तो जो पेड़ पौधों से जो पदार्थ प्राप्त होते हैं या फिर जानवरों से जो पदार्थ प्राप्त होते हैं वो सारे जैव निम्नीकरणीय होते हैं। यहाँ पर देखो बबल पैक, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, सॉरी ये सी हो जाएगा, डी नहीं होगा। यदि एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक n1 के माध्यम से अपवर्तनांक n2 के माध्यम में इस प्रकार यात्रा कर रही है कि आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R है। कहा गया है कि जो आपतन कोण है वो 0 से 90 के बीच में है, तो n1/n2 डैश के बराबर है। जैसा कहा गया वैसा ड्रॉ कर लेते हैं।
मान लीजिए कि ये एक माध्यम है N1, ये दूसरा माध्यम है N2। प्रकाश किरण ऐसे आपतित होती है, ये आपतन बिंदु हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग एक अभिलंब खींच लेते हैं, आपतन बिंदु पर अभिलंब खींचा जाता है। ये एंगल I है, कहा गया है कि ये जो I है ये 90 डिग्री नहीं है, 0 डिग्री नहीं है, इसके बीच में है, तो वैसा ही हम लोगों ने बना लिया है। उसके बाद मान लीजिए कि ये माध्यम N2 है, ऐसे प्रकाश किरण जाती है, अभिलंब और इस अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग अपवर्तन कोण बोलते हैं, जो कि R दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, हम लोग यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। कैसे लगाते हैं भाई? माध्यम का जो अपवर्तनांक दिया हुआ है और इस माध्यम में जो आपतन कोण है उसका साइन, तो साइन I हो जाएगा बराबर इस माध्यम का जो अपवर्तनांक है जो कि N2 है, और इसी माध्यम में जो अभिलंब के साथ कोण बना हुआ है यानी कि अपवर्तन कोण जो है उसका साइन, साइन R हो जाएगा। हमें N1/N2 चाहिए, तो N1/N2 बराबर हो जाएगा साइन R बटे में साइन I। तो हमारा आंसर हो जाएगा साइन R बटे में साइन I। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा बताने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा जाननी है तो आप दिक्सूचक का इस्तेमाल कर सकते हो, चुंबकीय दिक्सूचक का इस्तेमाल कर सकते हो। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये बार मैग्नेट है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो ऐसी बनती है। कैसे पता चला? तो यहाँ देखो बार मैग्नेट के पास में ऐसे कंपास को यानी कि ये चुंबकीय दिक्सूचक को रख करके जो है इस लाइन को ड्रॉ किया गया है। तो इस प्रकार से जो है हम किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा पता कर सकते हैं मैग्नेटिक कंपास से। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल विकर्षक होता है। देखो गुरुत्वाकर्षण बल कभी भी विकर्षक नहीं होता है। विकर्षक मतलब एक दूसरे को धक्का देते हैं, नहीं। गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण प्रकृति का होता है। दो वस्तुओं के बीच में जब गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं वस्तुएं। यहाँ पर चंद्रमा पृथ्वी दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, भले ही वो दूर जा रहे हैं फिर भी वो आकर्षित ही करेंगे, तो विकर्षक होता है, कहना गलत हो जाएगा। जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षक और अधिकतम होता है, गलत हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षक होता है ये तो ठीक है, लेकिन जब वस्तु दूर है, उनके बीच की दूरी बढ़ रही है, तो फोर्स तो कम लगेगा ना, ज्यादा थोड़ी होगा, फोर्स तो कम लगेगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है व्युत्क्रम अनुपाती होता है वस्तु के बीच की दूरी के वर्ग के। तो अगर हम दूरी बढ़ाएंगे तो फोर्स कम जाएगा। आकर्षक नेचर का है, ठीक है, बट फोर्स कम लगेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षक और अधिकतम होता है, ये सही है। चंद्रमा पृथ्वी के करीब है तो दूरी कम है, तो फोर्स अधिकतम होगा, और आकर्षक प्रकृति का फोर्स है, तो ये स्टेटमेंट सही है, ये भी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है? सोडा अम्ल अग्निशामक, तो अग्निशामक मतलब आग बुझाने वाला जो यंत्र होता है, तो सोडा अम्ल अग्निशामक में इस्तेमाल किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि खाने वाला सोडा है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। NaHCO3 साथ में इसमें होता है H2SO4, इनके बीच में अभिक्रिया होती है, तो यहाँ से CO2 गैस जो है रिलीज होती है, और CO2 गैस की खासियत है आग बुझाने का ये काम करती है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट है, इसमें हम लोग .10H2O लगा देते हैं तो डेकाहाइड्रेट हो जाएगा। वैसे सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, ठीक है। विरंजक चूर्ण CaOCl2, ये है विरंजक चूर्ण। स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधों द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण किया जाता है? फोटोसिंथेसिस के दौरान जो प्रकाश ऊर्जा होती है, जो लाइट एनर्जी होती है, ये कन्वर्ट होती है रासायनिक ऊर्जा में, केमिकल एनर्जी में। फूड बनता है ना, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज में कौन सी ऊर्जा है? रासायनिक ऊर्जा है। जो प्रकाश ऊर्जा है ये बदलती है रासायनिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा में जितनी लाइट एनर्जी पत्ती पर गिरती है, पत्तियों में फोटोसिंथेसिस होता है, जितनी लाइट एनर्जी पत्ती पर गिरती है उसका मात्र 1% ही लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो पाती है। जो टोटल लाइट एनर्जी गिरती है उसका मात्र 1% ही केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है। आप बोल सकते हो कि लाइट जो है केवल 1%, टोटल लाइट का केवल 1% ही पौधे इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस में, आप ऐसे ही बोल सकते हो। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
किसी पिंड का औसत वेग किसी निश्चित अवधि के लिए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के समांतर मात्र द्वारा दिया जा सकता है। एवरेज वेलोसिटी आपको बोला गया है कि v प्लस यू बाई 2 होता है, ये एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी निकालने का ये फॉर्मूला आप तभी लगा सकते हैं जब जो त्वरण होता है ना, ये त्वरण ये आपका कांस्टेंट हो, नियत हो, ये चेंज ना हो। देखो त्वरण कांस्टेंट का मतलब ये नहीं होता है कि वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगा, वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी में चेंज होगा, वेग में परिवर्तन होगा तभी तो त्वरण होगा, लेकिन समान दर से वेग में परिवर्तन होगा। समान दर से वेग में परिवर्तन होगा मतलब जो त्वरण है वो नियत है। आपके मन में आ सकता है कि त्वरण कांस्टेंट है मतलब वेग में तो परिवर्तन होगा नहीं, फिर यहाँ पर प्रारंभिक वेग अंतिम वेग कहेगा। त्वरण नियत है मतलब वेग में परिवर्तन नियत दर से हो रहा है। तो अगर मान लीजिए कि ये कांस्टेंट है, नियत है, वैसे केस में हम लोग बोल सकते हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो बराबर v प्लस यू बाई 2 हो जाएगा। समझे आप? तो एक समान त्वरण से गतिमान हो तब हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, तभी हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक समान त्वरण से गतिमान हो। जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है, सोडियम सल्फेट क्या है? Na2SO4 है ना, इसका हम लोग जलीय विलयन लेते हैं। बेरियम क्लोराइड BaCl2 इसका हम लोग जलीय विलयन लेते हैं। इनके बीच में जब अभिक्रिया होती है तो आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। और मैंने आपसे कहा है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया सामान्यतः अवक्षेपण अभिक्रिया भी होती है ना, सामान्यतः अवक्षेपण अभिक्रिया भी होती है। तो यहां पर बनता है बेरियम सल्फेट का अवक्षेप सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। जैसे मान लो कि एक आपके पास बर्तन है, उसमें आपने सोडियम सल्फेट का विलयन ले रखा था, जलीय विलयन, उसमें आपने डाल दिया बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन, तो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन बनेगा NaCl2 नहीं होगा, NaCl। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन बनेगा, लेकिन उसमें ना आपको एक उजले रंग का ठोस भी दिखेगा, इसे बोलते हैं अवक्षेप। ये जो अभिक्रिया हुई है यहाँ पर, ये अपने आप में द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है और अवक्षेपण अभिक्रिया भी है। तो ये श्वेत रंग का अवक्षेप जो है प्राप्त होता है बेरियम सल्फेट का। इस सवाल पर आप VBI मार्क कर लो, अगली बार भी आएगा आपके एग्जाम में। बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप, बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है, याद रखिएगा। अवक्षेप जो है अघुलनशील ठोस होता है, सोडियम क्लोराइड तो जलीय विलयन है। बी हमारा राइट आंसर। जब 1 ओम और 2 ओम वाले प्रतिरोध पार्श्व संयोजन में जुड़े होते हैं तब प्रतिरोध के संयोजन का तुल्य प्रतिरोध डैश होता है। मान लीजिए 2 प्रतिरोधक है R1 और R2 और ये दोनों जो है पैरेलल में लगे हुए हैं, समानांतर क्रम में लगे हुए हैं, तो इनका जो समतुल्य प्रतिरोध हम लोग लिखेंगे वो लिखते हैं R1 इंटू में R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। अब हमारे केस में R1 मान लीजिए कि 1 ओम है, R2 मान लीजिए कि 2 ओम है, तो ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे तो 2/3 आएगा, यानी कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 2/3 ओम। विभाज्य ऊतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती है लेकिन उनके पास डैश का अभाव होता है। विभाज्य ऊतक, नाम से पता चल रहा है ना, विभाज्य ऊतक यानी कि वो ऊतक जिनकी कोशिकाएं विभाजन करती है, देखो 2 प्रकार के ऊतक होते हैं ना, विभाज्य ऊतक और स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक की कोशिकाएं विभाजित नहीं होती है, लेकिन जो विभाज्य ऊतक की कोशिकाएं होती हैं वो विभाजित होती हैं, इसीलिए विभाज्य ऊतक नाम दिया गया है। जिनकी कोशिका में विभाजन की क्षमता है वो अभी भी विभाजित हो सकती है। तो जो विभाज्य ऊतक की कोशिकाएं होती हैं उनको तो विभाजन करना है, तो विभाजन के लिए जो गुण चाहिए, जो गुण विभाजन को आसान बनाए, वो गुण उनके अंदर पाए जाते हैं। जैसे विभाज्य ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं उनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, स्पष्ट केंद्रक होता है ना, स्पष्ट केंद्रक होता है। कोशिका भित्ति पतली होती है ताकि आसानी से डिवाइड कर पाए। कोशिका मोटी हो जाएगी तो फिर डिवीजन में प्रॉब्लम आएगी ना, तो कोशिका भित्ति जो होती है पतली होती है ताकि आसानी से डिवाइड कर जाए, राइट। उसके बाद जो साइटोप्लाज्म होता है काफी डेंस होता है, यानी कोशिका द्रव्य जो है भरपूर मात्रा में है ना, भरपूर मात्रा में है, क्योंकि भाई डिवाइड करना है, डिवाइड करने के लिए काफी सारे प्रोसेसेस होते हैं, तो उनके लिए साइटोप्लाज्म जो है डेंस होना जरूरी है। और राजधानी या तो छोटी होती है बहुत या फिर नहीं होती है,
या तो छोटी होती है या फिर नहीं होती है, या तो होगी ही नहीं या फिर बहुत ही छोटी होगी। तो यहाँ पर हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि राजधानी का अभाव होता है, नहीं होती है। तो ए हमारा आंसर। अवतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के केस में, अवतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के केस में जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट यानी प्रकाश का समानांतर किरण पुंज अवतल दर्पण के परावर्तित सतह पर आकर के गिरती है, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट के बारे में आपको बताना है कि उनका क्या होता है, यानी कि परावर्तित प्रकाश के बारे में बताना है कि क्या होता है। तो बहुत ही आसान है, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण पर अगर समानांतर प्रकाश की किरणें आकर के गिरती है तो परावर्तन के बाद जो है वो वास्तव में मुख्य फोकस पे जाकर के मिलती है। लेकिन मान लीजिए कि उत्तल दर्पण है ना, उत्तल दर्पण पर ऐसे आकर के समानांतर अगर गिरती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्य फोकस से, मतलब ये छितरा जाते हैं, उत्तल दर्पण के इसमें छितरा जाते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्य फोकस से प्रकाश की किरणें आ रही है और यहाँ पर सब जाकर के कन्वर्ज हो जाते हैं मुख्य फोकस पर। इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण बोलते हैं। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि appears टू कन्वर्ज एट द प्रिंसिपल फोकस, बी हमारा आंसर। appears क्या, रियल में जाकर के ये मीट करते हैं मुख्य फोकस पर, डी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस घटना में एक ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है, निम्नलिखित में से किस घटना में एक ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठोस का द्रव में बदलना संगलन कहलाता है या फिर गलन कहलाता है, पिघलना। द्रव का गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है और ठोस का सीधे गैस में बदल जाना बिना द्रव अवस्था में आए ऊर्ध्वपातन कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। अच्छा, द्रव अगर ठोस बन जाए, जैसे पानी बर्फ बन गया, जमना कहलाएगा। ठोस से सीधा गैस में कन्वर्ट होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, लेकिन गैस से सीधा ठोस में कन्वर्ट होना, आपने गैस को कंप्रेस किया, गैस को ठंडा किया, द्रव अवस्था में आए बिना सीधे ठोस में कन्वर्ट हो गया, तो इसे हम लोग डेपोजिशन बोलते हैं, निक्षेपण बोलते हैं। और गैस से द्रव में कन्वर्जन संघनन कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। तो ये सारे कन्वर्जन जो है आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। एक ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, संगलन बोलेंगे, संगलन, फ्यूजन, बी हमारा राइट आंसर। या फिर मेल्टिंग, ठीक है, मेल्टिंग, संगलन को हम लोग मेल्टिंग भी बोलते हैं, बी हमारा राइट आंसर, मेल्टिंग। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत अपघटनी उपयोग करके निष्कर्षित किया जाता है। धातु के निष्कर्षण से ये सवाल आपसे पूछा गया है, तो ये धातु की रिएक्टिविटी के ऊपर जो है डिपेंड करता है कि कौन से धातु को उसके अयस्क से प्राप्त करने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाएगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखेंगे तो पोटेशियम मिलेगा आपको सबसे ऊपर, उसके बाद सोडियम मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, एल्यूमिनियम मिलेगा। इन सारे को इनके अयस्क से प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है, यानी कि विद्युत अपघटन करवाया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है, समझे आप। तो इसमें देख लो सोडियम है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का एसआई मात्रक है, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, बी हमारा आंसर हो जाएगा। मीटर दूरी का एसआई मात्रक है, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है। और ये जो अर्घ है ना, ये सीजीएस मात्रक है कार्य का, न्यूटन फोर्स का एसआई मात्रक है। 1 विलियन में 250 ग्राम पानी में 25 ग्राम कॉपर क्लोराइड लवण है। विलियन के द्रव्यमान प्रतिशत के संदर्भ में विलियन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। तो हमें कंसंट्रेशन चाहिए, सांद्रता चाहिए, सांद्रता चाहिए, द्रव्यमान प्रतिशत है। तो हम यहां पर लिखेंगे विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बट्टे में पूरे विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान गुने में 100। विलय का द्रव्यमान, विलय जो है 25 ग्राम है, विलियन का द्रव्यमान 250 ग्राम पानी है और 25 ग्राम कॉपर क्लोराइड है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 बटे में ये 250 है और ये 25 है, तो 275 हो जाएगा गुने में 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9.09% आएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।